हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल यार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जेई 2018 का जो पेपर था उसके कुछ थ्योरी क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पेपर को मैं 3 पार्ट में डिस्कस करूँगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट 3 में सिर्फ न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following material does not allow the current to flow in it? क्वेश्चन यह है कि ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जो करंट को फ्लो होने नहीं देता। तो ऐसे मटेरियल कहते हैं इंसुलेटर। आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पावर इन वैट विल बी डिसिपिएटेड बाय अ 5 ओम रजिस्टर इन विच द वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पियर। बोला है कि 5 ओम रजिस्टर है और 2 एम्पियर करंट है, तो पावर डिसिपेटेड क्या है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, आई स्क्वायर आर 2 स्क्वायर इंटू 5 20 वैट। आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोजेस अ चेंज इन द करंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो चेंज इन करंट को अपोज करती है। इसका आंसर है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो है चेंज इन करंट को यानी di/dt को अपोज करता है, और जो कैपेसिटेंस होता है वो चेंज इन वोल्टेज को यानी dv/dt को अपोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैरेड इज द एसआई यूनिट ऑफ। फैरेड इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 कैपेसिटेंस। फैरेड जो है कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, इंडक्टेंस का हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is correct? Norton theorem is same as superposition. Norton theorem is the converse of the superposition. Norton theorem is same as Thevenin's or it is converse of Thevenin's. तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन 4, Norton theorem is the converse of the Thevenin's theorem. हम कंपैरिजन देखते हैं नॉर्टन्स और Thevenin's theorem। मैं अगर इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करूँ नॉर्टन का तो कुछ ऐसा होगा, और अगर Thevenin's का मैं ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा। नॉर्टन्स थ्योरम में हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट शो करते हैं और थेवेनिन्स में वोल्टेज शो करते हैं, और जो आरटीएच होता है पैरेलल में होता है नॉर्टन्स में, और थेवेनिन्स में आरटीएच जो होता है वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में होता है। तो ये एकदम अपोजिट है, यहाँ पे पैरेलल है तो यहाँ पे सीरीज है, यहाँ पे करंट सोर्स है तो यहाँ तो वोल्टेज सोर्स है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। तो ये बेसिकली केसीएल है। अगर ये पॉइंट है, यहाँ से कुछ इनकमिंग है और कुछ आउटगोइंग सोर्सेस हैं, तो कॉमन पॉइंट पे इक्विवेलेंट करंट क्या होता है केसीएल के हिसाब से। इसका आंसर है 0। सबका समेशन अगर करेंगे हम तो 0 होगा। आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा कौन सा लॉ है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में डिपेंड करता है। इसका आंसर है ऑप्शन 2 किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट पूछा है, वो होता है वेबर। आंसर है ऑप्शन 4। हेनरी जो होता है वो इंडक्टेंस का होता है यूनिट, कूलम जो है वो चार्ज का होता है, और टेस्ला जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज। पूछा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है। इसका आंसर है ऑप्शन 3 लेस देन 1। तो याद रहे डायमैग्नेटिक के लिए लेस देन 1 होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 रिलक्टेंस का इनवर्स होता है परमियंस। ठीक उसी तरह से जिस तरह से रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है वो होता है कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर परमियंस। बोल रहा है कि परमियंस का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो इसके पहले हम रिलक्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स। एमएमएफ को हम एफ से डिफाइन करते हैं
और फ्लक्स को फाई से। उस हिसाब से परमियंस अगर इसका रेसिप्रोकल है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई डिवाइडेड बाय एफ एम। आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड 3-फेज सर्किट। स्टार कनेक्टेड बैलेंस 3-फेज सर्किट के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है दिए हुए ऑप्शंस में से। देखते हैं। द फेज करंट इज इक्वल टू द लाइन करंट, करेक्ट है। द फेज वोल्टेज इज लेस देन द लाइन वोल्टेज, करेक्ट है। द सिस्टम डज नॉट कंटेन अ न्यूट्रल पॉइंट। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये जो है ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, तो ये आंसर जो है हमारा ऑप्शन 3 रहेगा। और ये एक 4 वायर सिस्टम है, ये भी करेक्ट है। 1 2 3 और ये 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट यूज किए होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। फ्रिक्शनल एरर इज लो, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो एडवांटेज नहीं है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन 1। बाकी जो ऑप्शंस हैं ये इसके एडवांटेजेस हैं। ये मल्टी रेंज होता है, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड स्केल होती है, और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड एरर है वो स्मॉल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग अ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर यूज करके हम क्या मेजर नहीं कर सकते। तो देखते हैं। वोल्टेज तो कर सकते हैं, करंट DC कर सकते हैं, फेज एंगल नहीं कर सकते, और रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 3 फेज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेजर द रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू बिलो 1 ohms मोस्ट प्रिसाइजली। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस देन 1 है तो कौन सा डिवाइस हम यूज करेंगे या कौन सा ब्रिज हम यूज करेंगे। इसका आंसर है केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड। ये जो है वेरी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स व्हेन यूज्ड एज द वीविंग सरफेस ऑफ अ CRO गिव्स अ ब्लूइश ग्लो। CRO पे ब्लूइश ग्लो के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है। इसका आंसर है ऑप्शन 2 जिंक सल्फाइड विथ सिल्वर एज इम्प्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ अ स्पीड एरर इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। स्पीड एरर का कॉज क्या होता है। तो इसका आंसर है इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ ब्रेक मैग्नेट। जब आपके ब्रेक मैग्नेट की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है तो वो स्पीड एरर कॉज करता है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्लगिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कनेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सर्किट टू लिमिट द फॉलोइंग। प्लगिंग के दौरान एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में। इसका आंसर है टू लिमिट द करंट। आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांसफार्मर ऑप्शन है चेंजेस AC टू DC, DC टू AC, स्टेप डाउन DC वोल्टेजेस एंड करंट, और स्टेप अप AC वोल्टेजेस एंड करंट। तो याद रहे ट्रांसफार्मर जो है वो AC डिवाइस है और वो यूज किया जाता है टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट, ओनली AC। आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ एन ऑन लोड ट्रांसफार्मर इज। तो ऑन लोड ट्रांसफार्मर का ओवरऑल पावर फैक्टर होता है लैगिंग। इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामिक ब्रेकिंग कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। डायनामिक ब्रेकिंग जो है इसमें क्या करते हैं हम मोटार को एज अ जनरेटर यूज करते हैं और उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके सर्किट में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो है एनर्जी जो है रेजिस्टेंस में एज अ हीट लॉस हो जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन 4। ये हर एक मोटर के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट्स ऑफ द आर्मेचर इलेक्ट्रिकल सर्किट विच टेक्स एक्टिव पार्ट इन AMF जनरेशन आर। तो ऑप्शन देखते हैं द कॉइल साइड inside the slot, the overhang, both the coil side inside the slot and the overhang, the commutator segment। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं आपको कॉइल साइड दिखा देता हूँ। इसमें जो है ये होता है कॉइल साइड्स। इसके 2 कॉइल साइड्स होते हैं किसी भी कॉइल के लिए, और ये जो 2 पार्ट हैं इसे कहते हैं ओवरहैंग। तो यहाँ से इतना जो रीजन है ये स्लॉट के अंदर आता है और ये एंड कनेक्शंस होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक्टिव AMF जनरेशन में कौन सा पार्ट यूज होता है। तो इसका आंसर है ये जो स्लॉट के अंदर का हिस्सा है यानी कॉइल साइड्स हैं, सिर्फ यही यूज होता है। ओवरहैंग सिर्फ जो है
कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरपोल्स इन डीसी मशीन्स हैव अ टेपरिंग शेप इन ऑर्डर टू। द इंटरपोल्स इन डीसी मशीन, पूछा है कि इंटरपोल जो होते हैं डीसी मशीन में उनको टेपरिंग शेप क्यों दिया जाता है। टेपरिंग शेप यानी कुछ इस तरह से। तो इसका आंसर है टू रिड्यूस द सैचुरेशन इन द इंटरपोल। आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इफिशियंसी विल ऑकर व्हेन कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस आर। जो कॉपर लॉस है अगर आयरन लॉस के इक्वल हो जाएंगे तो जो है मैक्सिमम इफिशियंसी जो है सिस्टम या मशीन देगी। तो इसका आंसर है इक्वल, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइयर द वोल्टेज इन द ट्रांसमिशन लाइन द करंट विच विल फ्लो थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन फॉर अ गिवन पावर टू बी ट्रांसमिटेड विल बी। तो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन जो है एक फिक्स्ड पावर पे वर्क करती है, उसका जो सिस्टम कैपेसिटी होता है वो फिक्स्ड होता है। तो उस हिसाब से अगर पावर कांस्टेंट है तो अगर 3 फेज सिस्टम हम मान लें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3 VL/IL cos phi। यहाँ पे पूछा है कि अगर वोल्टेज हाई है तो IL क्या होगा, यानी लाइन करंट क्या होगा। तो इसका आंसर है लोअर, क्योंकि पावर आपका फिक्स्ड है, वोल्टेज आप इंक्रीज करेंगे तो IL जो है डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड टेस्ट ऑन एन इंडक्शन मोटर इज कंडक्टेड टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नो लोड टेस्ट होता है इंडक्शन मोटर पे वो किसके लिए यूज करते हैं, कौन से लॉसेस फाइंड करने के लिए यूज होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि हमें कोर लॉसेस भी मिल जाएंगे, अगर नो लोड है तो रोटेशनल लॉसेस भी मिल जाएंगे, और जो है स्टेटर कॉपर लॉस भी हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रोटर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, करंट ऑफ द रोटर डिक्रीजेस, पावर ऑफ द मोटर डिक्रीजेस। पूछा है कि अगर टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। तो हमें पता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi Ia। अगर टॉर्क डिक्रीज होता है तो उसका करंट जो है आर्मेचर करंट भी जो है डिक्रीज होगा, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन 3, करंट ऑफ द रोटर डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन इन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड। बोल रहा है जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है सिंगल फेज, उसमें अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू कम कर दिया जाएगा, अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो उसमें रिड्यूस क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर with only the main winding excited would exhibit the following response at synchronous speed। बोल रहा है अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अगर सिर्फ उसको मेन वाइंडिंग में एक्साइट किया जाए तो सिंक्रोनस स्पीड पे वो कैसा ऑपरेट करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड इज मोर देन द बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन पोर्टेबल ड्रिल्स। जो छोटी पोर्टेबल ड्रिल्स होती हैं उसमें कौन सी इलेक्ट्रिक मोटर यूज की जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन 3, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिंगल फेज मोटर द रोटर हैज नो टीथ और वाइंडिंग। तो याद रहे जो नो टीथ और वाइंडिंग वाली मोटर होती है वो हिस्टेरिसिस मोटर होती है और इसका नॉइज भी बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ इफिशियंसी फॉर शेडेड पोल मोटर इज। जो शेडेड पोल मोटर होती है उसका इफिशियंसी रेंज क्या होता है। तो याद रहे शेडेड पोल मोटर की इफिशियंसी जो है वो वेरी लो होती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आंसर है ऑप्शन 4, 5 to 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू। अगर हमें यूनिवर्सल मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करनी है तो करंट फ्लो किस में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, आइदर आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। अगर इन दोनों वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग का करंट फ्लो अगर रिवर्स हो जाए तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर भी रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। एज द टेम्परेचर राइजेस द टेंशन इन द ट्रांसमिशन लाइन डिक्रीजेस, करेक्ट है। एज टेम्परेचर राइजेस द सैग इन द ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूसेस, ये आंसर इनकरेक्ट है, क्योंकि जब टेम्परेचर राइज होता है ट्रांसमिशन लाइन में तो उसका जो सैग है वो इंक्रीज हो जाता है, ना कि डिक्रीज। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज कैपेसिटर्स इन ट्रांसमिशन लाइंस आर ऑफ लिटिल यूज। जो सीरीज कैपेसिटर हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं
वो कब यूज़ कम होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, द लोड वॉर रिक्वायरमेंट इज स्मॉल। जब वॉर रिक्वायरमेंट स्मॉल होगा तब उसका यूज़ ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय। तो याद रहे, जो पावर सिस्टम का स्टेबिलिटी होता है वो लॉसेस पे डिपेंड नहीं करता। इसका आंसर है ऑप्शन 2, लॉसेस। तो गाइज ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में भी मैं थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा बचे हुए, और पार्ट 3 में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।